Assalamu alaikum, dear students. Hope that you will be fine. Today I am going to continue my lesson regarding geometry, that is lines and angles. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लाइन्स एंड एंगल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा पढ़ चुके हैं। आपको याद होगा उस लेक्चर में मैंने ये बताया था कि ये जो पुरानी तहजीबें गुजरी हैं, हर एक तहजीब ने इस ज्योमेट्री को अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया है, इसको आगे बढ़ाया है। हमने इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में उनका कंट्रीब्यूशन हमने देखा था, हमने ग्रीक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। थोड़ा थोड़ा मैंने रेफरेंस दी थी आपको ये बात समझाने के लिए कि जो कुछ भी ज्योमेट्री हमारे पास आज मौजूद है, एक तरक्की याफ्ता शक्ल में ये इल्म हमारे सामने मौजूद है, लेकिन ये किन मराहिल से गुजरा है। पुराने ज़माने के लोगों ने अपने अपने हिसाब से इसके लिए किस तरह से वो बुनियादें फराहम की हैं, तो वो चीज़ हम जान गए हैं। तो मैंने कहा था, हमारी बात यहाँ पे रुकी थी कि यूनानी लोग जो थे, ग्रीक पीपल, वो थ्योरेटिकल पार्ट डेवलप नहीं कर पाए थे। उन्होंने ज्योमेट्री का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लिया था, और साथ ही ग्रीक्स के बारे में हमने ये पढ़ा था कि दे प्रोवाइडेड द थ्योरेटिकल बेसिस टू ज्योमेट्री। लेकिन ये जो बेबीलोनियंस थे, इजिप्शियंस थे, उन्होंने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को लिया था। और हमने पढ़ा था थेल्स के बारे में, उसके जो शागिर्द थे वो आर्या, क्या नाम है इनका, पैथागोरस ने इसमें बहुत अच्छा काम किया था। तो थ्योरी इसकी फराहम की थी ज्योमेट्री की। तो इस तरह से सिलसिला आगे बढ़ता रहा 3000 BC तक। हमने ये भी पढ़ा है कि फिर यहाँ पे हमने देखा कि वो मैथमेटिशियन जो था, इजिप्शियन मैथमेटिशियन जिसका नाम था, मैथमेटिक्स टीचर था वो अलेक्जेंड्रिया में, जिसका नाम था यूक्लिड। तो यूक्लिड ने वो पुरानी जो बिल्कुल वो काम, रिटन वर्क जो भी हुआ था, उसको जमा किया था और उसने एक बुक बनाई थी जिसका नाम उन्होंने रखा था एलिमेंट। तो उस एलिमेंट में जो है उसके 13 चैप्टर्स, और हर चैप्टर का नाम उसने बुक रखा था। इस तरह से ही किताब 13 बुक्स पे जो है मुश्तमिल थी। तो ये चीज़ भी हमने पढ़ी थी। तो यूक्लिड के ज़माने तक जो ग्रीक लोग थे, कहा जाता है जो ग्रीक मैथमेटिशियंस थे, अप टू यूक्लिड्स टाइम, वो क्या करते थे, उन्होंने अपने इर्द गिर्द के माहौल में, इस पूरी दुनिया में जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें ज्योमेट्री का एक एब्स्ट्रैक्ट तस्वर लिया था, एक ख्याली तस्वर उन्होंने पैदा किया था, जिसमें वो किसी चीज़ को ऐसे साबित नहीं कर पाते थे। मसलन मैं मिसाल देता हूँ, उन्होंने बिल्कुल एक अंदाज़ा लगाया था कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ये दुनिया कैसी है, इस दुनिया में जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस तरह के हैं, इसके बारे में उन्होंने एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया बनाया था, एक ख्याली तस्वर था उनके दिमाग में। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि जो सॉलिड है, सॉलिड, कोई भी सॉलिड, मिसाल के तौर पर हम इसको लेते हैं, एक सॉलिड आप देख लेते हैं यहाँ पे, ये सॉलिड है, ईंट हमारे पास है, कोई ट्रंक है, या कहीं मुड शासन, या और कोई चीज़ हमारे पास होती है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हो, उसको हम सॉलिड कहते हैं। तो उन्होंने इस सॉलिड के बारे में एक तस्वुर कायम किया था कि ये सॉलिड जो होता है इसका एक शेप होता है, साइज होता है, और इसकी एक पोजीशन होती है, पोजीशन। मसलन इसकी ये शेप है, एक साइज है इसका, इससे बड़ा डिब्बा भी हो सकता है, इससे छोटा डिब्बा भी कोई हो सकता है। तो इसकी एक शेप भी है और साइज भी है, और इसकी एक पोजीशन है। इसकी पोजीशन ये कि इस तरह मैंने इसको रखा है, मैं इसको इस तरह से भी रख सकता हूँ, और यहाँ भी रख सकता हूँ, वहाँ भी रख सकता हूँ। यानी इसकी एक पोजीशन है, इसकी एक शेप होती है, साइज होती है, एंड इट कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। A solid can be moved from one place to another. A solid is having shape, it is having size, it is having position. ये इन ग्रीक मैथमेटिशियंस का एक तस्वुर था, बिल्कुल एक ख्याली तस्वुर था। तो इसके बाद उन्होंने एक और बात ये बताई थी कि इसकी जो बाउंड्रीज हैं, इन बाउंड्रीज को वो सरफेस कहा करते थे। ये इसका एक साइड है,
ये सरफेस है। तो ये भी उन्होंने एक तस्वुर ही मतलब कायम किया हुआ था। और इसके अलावा वो कहते थे ये जो सरफेस जो है, इसके सरफेस इसको कहते थे दे आर कर्व्स और स्ट्रेट लाइंस। इसका ये सरफेस जो होता है ये या तो कर्व होता है या स्ट्रेट लाइन होता है। मसलन अगर हम यहाँ लेंगे इस तरह से, ये एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल में है। अगर हमारे पास एक सिलेंडर होगा तो उसका ऐसे होगा, तो दैट मीन्स दैट्स ए कर्व। उन्होंने ये तस्वर कायम किया था कि एक सॉलिड की जो बाउंड्री होती है वो या तो एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है या फिर एक कर्व की शक्ल में हो सकती है। और उन्होंने क्या कहा था, these lines or curves end in points. For example, हमने यहाँ से शुरू किया, यहाँ ये खत्म होता है तो एक पॉइंट पे खत्म होता है। यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे ये खत्म होता है, यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे खत्म होता है। तो उन्होंने कहा था कि ये खत्म होता है एक पॉइंट पे। बात समझने की है कि सॉलिड के बारे में ग्रीक मैथमेटिशियंस का एक तस्वुर था। वो कहते थे इसकी एक शेप होती है, इसका साइज होता है, इसकी पोजीशन होती है, इसको एक जगह से हम दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो इसकी बाउंड्रीज होती हैं वो या तो स्ट्रेट लाइन की शक्ल में हो सकती हैं या फिर इसकी शक्ल में हो सकती हैं, कर्व की शक्ल में हो सकती हैं। और जहां पे ये लाइन खत्म होती है वहां पे पॉइंट होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं उनके नजरिया के मुताबिक सॉलिड का एक सरफेस होता है, सॉलिड सरफेस, और उसकी बाउंड्री लाइन और उसका एंड जो होता है वो पॉइंट होता है। मेरे कहने का मतलब है कि जो भी ज्योमेट्री में बेसिक काम हुआ है, इसकी बुनियाद कहाँ से बनी है, सॉलिड, उससे उन्होंने सरफेस दरियाफ्त किया, सरफेस से लाइन का अंदाजा लगाया, लाइन से उन्होंने पॉइंट का अंदाजा लगाया। ठीक। और माहिरीन कहते हैं, मैथमेटिशियंस कहते हैं यहाँ हमें हर जगह एक बात मिस होती है और दैट्स कॉल्ड अ डायमेंशन। यानी उन्होंने इस डायमेंशन को मिस किया था। वो कहते थे कि सॉलिड का एक सरफेस होता है, उसकी बाउंड्री लाइन होती है, वो लाइन पॉइंट पे खत्म हो जाती है, लेकिन डायमेंशन वो भूल जाते थे। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं, इसी को हम ले लेते हैं, ये हमारे पास एक सॉलिड है, इस सॉलिड की बाउंड्री भी है, इसका सरफेस भी है, इसकी शेप साइज सब चीजें हैं, लेकिन डायमेंशन किसको हम कहते हैं, यह साइड यू गोस अख युथ ब्याक साइड योर के ये रटो मुजरा है, ये रटो मुजरा, यानी एक ये इसकी लंबाई लेंथ और इसकी चौड़ाई यपर ब्याक साइड ये और ब्याक साइड गई इसकी ऊंचाई, यानी अत सत्र साइड जेचा खजर तो थजर, दीज आर कॉल्ड द डायमेंशंस। इसलिए हम ये कह सकते हैं, इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो सरफेस होता है, सरफेस पहले हम सॉलिड को लेंगे। सॉलिड के 3 डायमेंशंस होते हैं, सॉलिड हैविंग 3 डायमेंशंस, सॉलिड के 3 डायमेंशंस हैं। इसके बाद सॉलिड का एक सरफेस होता है, सरफेस उसका, इसका मतलब उसकी एक लेंथ और ब्रेड्थ। अगर हम ये सरफेस लेते हैं, ये सरफेस लेते हैं, इसकी एक लेंथ है और ब्रेड्थ है, तो इसके कितने डायमेंशंस हो गए, इसके 2 डायमेंशंस हो गए। इसी तरह से सरफेस के बाद लाइन, लाइन तो इस तरह होती है, इस तरह ये लाइन बनती है, इस तरह ये लाइन बनती है, इस तरह ये लाइन बनती है, और इसका एक ही डायमेंशन है, लाइन हैज 1 डायमेंशन। और ये लाइन जो है ये एंड कहां होती है, पॉइंट पे एंड होती है, तो पॉइंट हैज नन। A solid has 3 dimensions, whereas a surface has 2 dimensions, and a line has 1 dimension. एक ही तरफ इस तरह से या इधर जाएगी, इधर एक ही डायमेंशन हमें नजर आता है, कोई अंश बास, and a point has none. ये एक तस्वुर था जो मैं आपसे बिल्कुल बात कह रहा हूं कि ये सॉलिड के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में, क्योंकि हम जो प्लेन ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं, हमें पॉइंट से शुरू करना है, लाइन से लाइन देखनी है, सरफेस देखना है, एंगल देखना है, तो इस तरह से ज्योमेट्री का जो है
आगे आगे सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन इन्होंने डिड्यूस किया रिजल्ट, सॉलिड से इन्होंने सरफेस का तस्वुर निकाला, लाइन का आइडिया हासिल किया, पॉइंट का आइडिया हासिल किया। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं, ये ग्रीक मैथमेटिशियंस के उस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से, जो ख्याली तस्वुर उन्होंने सॉलिड के बारे में कायम किया था, वहाँ ये चीज़ें यूक्लिड के हाथ आ गई। वेल, तो ये जो तस्वुर वहाँ पे डेवलप हो गया और यूक्लिड के हाथ ये चीज़ें आ गई, उसने इस सब चीज़ को, इन सब चीज़ों को जो है जमा किया इसमें, अपनी उन किताबों में, जो उसकी पहली बुक थी एलिमेंट की, बुक फर्स्ट। यूक्लिड ने इन सब तस्वुरात को वहाँ जमा किया और अपने तरीके से इन चीज़ों को डिफाइन करने की कोशिश की। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने पॉइंट को डिफाइन किया वहाँ पे। पॉइंट, उन्होंने कहा point is that, a point is that which has no part. A point is that which has no part. इसी तरह से उन्होंने लाइन को डिफाइन किया। A line is breadthless length. A line is breadthless length. यानी लाइन एक ऐसी चीज है, एक लेंगथ है, लेकिन इस लेंगथ की कोई ब्रेडथ नहीं है। पॉइंट एक ऐसी चीज है विच हैज नो पार्ट। एक अहम बात इन सब चीजों से जो है हमारे समझ में आनी चाहिए, जो आगे जाकर हमें बात समझने में मदद करेगी। इसी तरह से उन्होंने एक बात कही, द ends of a line, the ends of a line are points। आपकी किताब में बिल्कुल ये सब चीजें दी हुई हैं, आप इनको देख सकते हैं। मैं बिल्कुल आपको ये थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि असल में है क्या चीज। यानी लाइन को उन्होंने डिफाइन किया एज अ ब्रेडथलेस लेंथ, पॉइंट को उन्होंने डिफाइन किया, सरफेस को उन्होंने डिफाइन किया, सब चीजें हैं तो ये डिफाइन की हुई है। लेकिन हर एक चीज को जिसको इन्होंने डिफाइन किया है, इस डिफिनीशन में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी अभी वजाहत की जरूरत है। मिसाल के तौर पर, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। व्हाट डज अ पार्ट मीन? पार्ट को अलग से डिफाइन करना है। इसी तरह से अ लाइन हैज ब्रेडथलेस लेंथ। ये लेंथ क्या चीज है, ये ब्रेडथ क्या चीज है, मैं बुनियाद की बात करता हूं। यदि शुरू हो ये इल्म, ब्रेडथ किस चीज को कहेंगे, लेंथ किस चीज को कहेंगे। यानी एक डिफिनीशन को डेवलप करते करते कुछ नई डेफिनेशंस, नई मुश्किलात हमारे सामने ऐसी खड़ा हो जाती हैं कि जिन मुश्किलात को हमें और हल करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से बच्चों, एक बात जो आपको मैं समझाना चाहूँगा वो ये है कि इन डेफिनेशंस को, जिस तरह से यूक्लिड ने इन सब टर्म्स को एक पर्टिकुलर डेफिनेशन देने की कोशिश की, लेकिन एक मसला खड़ा हो गया कि ये दूसरी चीज़ें जो इसमें आती हैं इनको कैसे डिफाइन करेंगे। तो इस तरह से एक मसला, ये एक एग्रीड अपॉन, एक मुत्तफिका फैसला हुआ मैथमेटिशियंस का, ये बिल्कुल एक बात तस्लीम की गई कि ज्योमेट्री में या किसी भी स्टडी में, साइंस में भी है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें अनडिफाइंड रखना है, जिनको हमें क्या रखना है, अनडिफाइंड। आज से कई साल पहले, 10-20 साल पहले की बात है कि जब पॉइंट को डिफाइन किया जाता था, किताबों में होता था, a point is a sharp dot of a pencil on a sheet of paper। ये भी एक डेफिनेशन थी किताबों में। एक बिल्कुल तेज पेंसिल, तेज नोक वाली पेंसिल से जो हम डॉट डालते हैं किसी शफाफ कागज पे, प्लेन कागज पे, सफेद कागज पे, जो चीज वहां पे बनती है उसको पॉइंट कहते हैं। है ना, वहां भी एक पॉइंट का तस्वुर हमारे सामने आता है। तो बात समझ में आती है कि ये लाइन हो, ये पॉइंट हो, सरफेस हो, ये स्ट्रेट लाइन हो, ये सब चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो बात याद रखने की है कि अब जब हम बच्चे को पॉइंट के बारे में बताएं, देखो बेटा ये पॉइंट रहा, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, इट इज अ लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू, इट इज अ लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। हम ये बातें कर रहे होते हैं, असल में हम आपको
या हम अपने दिमाग में एक सिर्फ इन चीज़ों का तसव्वुर कायम कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड इंट्यूटिव आइडिया। दैट मीन्स द आइडिया विच कैन बी थॉट ऑफ, विच कैन बी जस्ट फेल्ट, विच कैन नॉट बी प्रूव्ड। दैट मीन्स अगर आप किसी पॉइंट का तसव्वुर देना चाहें, ये पॉइंट, ये भी पॉइंट है, इससे छोटा वो भी पॉइंट है, मेरे हाथ में पेंसिल होगी वो भी एक पॉइंट है ना, ये सब पॉइंट्स हैं। ये एक लाइन बनती है, इसे मोटी में खींचना चाहूं तो ये भी एक लाइन है। यूक्लिड ने कहा कि अ लाइन इज अ ब्रेडथलेस लेंथ। बात तो बहुत पते की बात है, लेकिन अगर हम यहाँ इसको मापना चाहें, कम से कम 1-2 mm तो इसकी चौड़ाई होगी, ब्रेडथ इसकी होगी। तो इस तरह से बच्चों बात समझ में आती है कि जब हम लाइन की बात करते हैं, पॉइंट की बात करते हैं, जब हम किसी सरफेस की बात करते हैं, बेसिक ज्योमेट्रिकल टर्म्स की बात करते हैं, तो हम इनके बारे में सिर्फ एक आइडिया दे सकते हैं। आप समझ गए ना, हम एक आइडिया दे सकते हैं, हम एग्जैक्टली किसी चीज को ज्योमेट्री में इन चीजों को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। लिहाजा हम इस नतीजे पे पहुंच गए कि ये चीजें जो हैं ये हमें ज्योमेट्री में अनडिफाइंड है, इनको किसी सबूत की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि पॉइंट क्या चीज होती है, आप कहेंगे दिस इज अ पॉइंट। व्हाट इज अ लाइन? दिस इज अ लाइन। Actually, this is not a point. Actually, this is not a line. This is the idea of a point. This is the idea of a line. Exactly ये line नहीं है, क्योंकि line की definition इन्होंने यहाँ पे बताई है, it is a breadthless length. हम कितनी भी कोशिश करें, कुछ न कुछ breadth तो उसकी बनती है। लिहाजा ये ऐसी चीजें हैं जिनको हमें undefined ही रखना है। और इन चीजों को हम फिजिकल मॉडल्स के जरिए से जो है डिफाइन कर सकते हैं। जैसा तो मैंने आपको बताया कि फिजिकल मॉडल हमारे पास ये है, हम सरफेस का तस्वुर दे सकते हैं, हम पूरे सॉलिड का तस्वुर दे सकते हैं, हम पॉइंट के बारे में यहाँ पे बात कर सकते हैं, लाइन का आइडिया दे सकते हैं। दैट मीन्स दीज थिंग्स कैन बी एक्सप्लेन्ड विद फिजिकल मॉडल्स। हमारे पास कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन इसके लिए नहीं है। तो ये बड़ी अहम बात है जो आपको याद रखनी है कि डेफिनेशंस के बारे में हमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैथमेटिशियंस बजाय खुद इन चीजों को डिफाइन करने में जो है कामयाब नहीं हुए हैं।